डिफेंडिंग चैंपियंस प्ले लाइक का चैंपियंस, कल का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। मज़ेदार के वन साइडेड मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हार थमा दिया है। बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियन तरह खेल रही है। जहां एक बार शुरू में लगा था जहां रोहित शर्मा विकेट गिर गया दूसरे ही ओवर की दूसरी पहली गेंद पर, वहां पर लगा कि शायद अब मुंबई इंडियंस उतना नहीं इसको बड़ा कर पाएगी, पर उसके बाद आए सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, फिर हार्दिक पांड्या, क्या बढ़िया बैटिंग करी है। मतलब बैटिंग देखने में मज़ा आ गया। ऐसी बैटिंग हो किसी टीम की तो चाहे आपके शुरू से विकेट गिरे चाहे लास्ट में विकेट गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स बसे हैं कि आप एकदम किसी भी टीम की बॉलिंग को नेस्तो नाबूद कर सकते हो। जबकि सामने वाले में हो कसिलो रबाडा, आंड्रिक नोकिया, डैनियल सेम्स, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, मार्कस स्टोनिक्स, जो पर्पल कैप होल्डर थे रबाडा, उनको इस मैच में भी एक भी विकेट नहीं मिली। तो इससे पता चलता है कि मुंबई इंडियंस ने कितनी बढ़िया बल्लेबाजी करी है। अब बात करें शुरुआत से, तो शुरुआत टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स ने बॉलिंग का फैसला लिया और उनका फैसला सही साबित हुआ जब दूसरे ही ओवर में अश्विन ने रोहित शर्मा को आउट कर दिया। उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स ने पकड़ लिया है, पर उसके बाद आए क्विंटन डिकॉक उधर से बैटिंग करते ताबड़तोड़ एकदम बेफिक्र अंदाज में, और फिर सूर्य कुमार यादव ने भी खूब एकदम जबरदस्त बल्लेबाजी करी। उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने एक हाफ सेंचुरी लगाई, फिर उसके बाद आए ईशान किशन, उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी लगाई। तो और उसके बाद लास्ट में एक कैमियो खोला 13 गेंदों के अंदर 37 रनों का। हार्दिक पांड्या ने क्या लंबे लंबे छक्के लगाए। मतलब पता चलेगा कि रेस्ट से जब कोई प्लेयर आता है तो एकदम पूरा फिट होकर आए हैं और एकदम रेस्ट करके आए हैं। खूब जितना था उन्होंने रेस्ट किया था उतना सारा दम निकाल दिया दिल्ली कैपिटल्स के बॉलिंग के सामने ही। पूरा का पूरा खूब यार लंबे लंबे रवाडा को छक्के लगा रहे हैं, डैनियल सेम्स को छक्के लगा रहे हैं, नॉर्के को छक्के लगा रहे हैं। मतलब देखने में मज़ा आ गया। वन साइडली मुकाबला एकदम जीत, जहां लग रहा था 160-170 के करीब पहुंच पाएगी, वहां तो उन्होंने एकदम से ही 200 रन का टारगेट दे दिया। और जब कोई सी टीम के आगे 200 रन का टारगेट लग जाए और मुंबई जैसी फास्ट बॉलिंग किसी टीम के पास हो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल जैसा शब्द पहली टीम के दिमाग में चला जाता है कि ये मुकाबला हमसे शायद अब चेज ना हो पाएगा। फिर भी एक जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग है, काफ़ी अच्छी बैटिंग से शिखर धवन है, पृथ्वी शॉ है, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोनिक्स है, फिर अक्षर पटेल है। तो एक उम्मीद सोच सकते हैं कि शायद क्या पता कर सकते हैं कि शिखर धवन की फॉर्म अच्छी है, अजिंक्य रहाणे पिछले मैच में अच्छे रन बनाए थे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी अच्छी खासी बैटिंग कर सकते हैं। तो की तो नहीं उस हिसाब से, पर कर सकते हैं बैटिंग। तो फिर बना दिए, फिर आई बॉलिंग मुंबई इंडियंस किया। उसके बाद जो चेन्नई के साथ किया था उन्होंने यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दिया। उन्होंने पहले ओवर में ही 2 विकेट आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने क्या जबरदस्त एक आउट स्विंग एक इन स्विंग, क्या कमाल की बॉलिंग करी। मतलब पहले 0 रन पे ही 2 विकेट गिर गए। उसके बाद आए हमारे बूम बुमराह और इनफॉर्म बल्लेबाज शिखर धवन को उधर दूसरी ही गेंद पर यॉर्कर मार के आउट कर दिया। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है कि आपके पास मतलब यॉर्कर मार सकते हो आप, तो दूसरी गेंद पे यॉर्कर मार दोगे और यॉर्कर भी ठीक ठाक रफ्तार से थी, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए शिखर धवन और वहां पर क्लीन बोल्ड हो गए। अब जैसे ही शिखर धवन आउट हुए तो हम समझ गए कि अब ये पारी उतने लंबी जाने वाली है नहीं, क्योंकि आपके 0 रन पे 3 विकेट गिर गए हो तो आप क्या अच्छी बैटिंग करोगे। फिर भी एक उम्मीद थी श्रेयस अय्यर से, पर श्रेयस अय्यर का भी कोई बल्ला नहीं चला। जसप्रीत बुमराह आए अपने दूसरे ओवर में, उन्होंने श्रेयस अय्यर को एक चौका मारा, श्रेयस अय्यर ने फिर अगली गेंद पर उन्हें भी आउट कर दिया। तो जसप्रीत बुमराह इस समय बहुत बढ़िया मुंबई इंडियंस की तरह बॉलिंग कर रहे हैं। क्या इस समय पूरे आईपीएल सबसे बेस्ट बॉलर बन चुके हैं। इस समय उन्होंने पर्पल कैप छीन लिया है रबाडा से। उसके बाद 4 विकेट गिरने के बाद फिर मार्कस स्टोनिक्स से थोड़ी बहुत ऋषभ पंत के साथ साझेदारी करने की कोशिश की, पर ऋषभ पंत आउट हो गए। फिर अक्षर पटेल और मार्कस स्टोनिक्स ने कुछ अच्छी खासी बैटिंग हिट्स लगाए, खासकर मार्कस स्टोनिक्स ने 50 भी लगाई। एक लौते वही एक प्लेयर थे जिन्होंने अच्छी खासी बैटिंग करी, 50 लगाई। और एक थे अक्षर पटेल, एक बॉलर होते हुए भी उन्होंने बैट्समैन से बहुत बढ़िया बैटिंग करी है। दिल्ली कैपिटल के 6 बल्लेबाज तो 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पड़ सके और 3 बल्लेबाज तो 1 रन भी नहीं बना के शुरू के टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज 0-0-0 तीनों के तीनों ही 0 पे आउट हो गए। तो बिल्कुल मुंबई इंडियंस ने एक तरफा ही मुकाबला जीत लिया। मतलब मुकाबला तो जीता जाता है, पर अगर क्वालिफायर का पहला मैच हो तो सोचते हैं कि शायद सामने वाली टीम भी कुछ टक्कर देगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एकदम से ही बिल्कुल रौनते हुए चले गए। शुरू से ही एकदम बिल्कुल जवाब बना के रख रखा था दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर। लगा कि शायद दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे शायद उन्होंने गलती कर दी कि
बॉलिंग का फैसला लिया, सर उन्हें बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी हाई प्रेशर मैच होता है, अगर आप बोर्ड पे 160 और 70 भी लगा देते हो हाई प्रेशर मैच में, तो भी कहते हैं सामने वाली टीम को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि 160 और 70 लगे हुए हैं। पर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बॉलिंग का फैसला लिया और वहीं पे शायद वो चूक कर गई और ये मुकाबला कहते हैं जीत कर मुंबई इंडियंस फाइनल में पहुँच चुकी है। अब वहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के पास अच्छी बात है कि उन्हें एक मौका और मिलेगा, जो कि आज होने वाला मुकाबला है हैदराबाद वर्सेस कहते हैं बेंगलोर का। अब जो भी ये मुकाबला हारेगा वो तो बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। तो अब हम बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ। एक तरफ है येलो आर्मी, एक तरफ है रेड आर्मी, एक तरफ डेविड वार्नर, एक तरफ है विराट कोहली। डेविड वार्नर की फॉर्म बहुत बढ़िया है इसमें, तो ये विराट कोहली से बढ़िया फॉर्म है। हम विराट कोहली चाहे बस विश्व के नंबर 1 बैट्समैन हो, पर डेविड वार्नर की फॉर्म इस समय उनसे बढ़िया चले, क्योंकि डेविड वार्नर की फॉर्म कंसिस्टेंस है। पिछले हम 2-3 मैचेस देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में तो क्या हराया है उन्होंने, मुंबई इंडियंस को ही हराया था एकदम वन वे की तरह, एकदम पूरा 10 विकेट से हरा दिया। और उनके साथ ओपन करने आता है रिद्धिमान शाह जब से ओपन करने आया उन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया, हर मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग करके दिया है। तो उन्हें एक अच्छी बात यह है कि इन्हें एक बढ़िया विकेट कीपर भी मिल गया है और एक बढ़िया ओपनर भी मिल गया है, जो जॉनी बेस्टो की तरह ही बिल्कुल विस्फोटक अंदाज में ओपन करते हैं। तो इससे बढ़िया बात और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्या हो सकता है कि उन्हें लगता है अब जेसन होल्डर की तरफ खिला सकते हैं उन्हें, क्योंकि जेसन होल्डर एक बॉलिंग और बैटिंग दोनों ऑप्शन प्रदान करते हैं। तो ये हैदराबाद के लिए बहुत बढ़िया ही बात। वहीं हैदराबाद के तीसरे नंबर पे आते हैं मनीष पांडे, चुलबुल पांडे। उन्होंने भी इस समय साल कुछ पारियां खेली, 3-4 मैच हमें याद है कि जहां उन्होंने अकेले ही दम पे एकदम वन वे में मैच जिताए हैं। तो ये फॉर्म उनके पास भी है, मनीष पांडे के पास भी। और फिर आता है केन विलियमसन जानते हैं कि वो किसी भी मैदान पे किसी भी गेंदबाज के सामने अच्छे शॉट्स लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो विराट कोहली जैसी टेक्निक है, वो विराट कोहली जैसे ही विश्व के नंबर 2 या 3 बल्लेबाज है, तो वो भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर लेते हैं। तो अगर सनराइजर्स हैदराबाद का टॉप ऑर्डर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही मजबूत है। शायद अगर मैं सही कहूँ तो मुंबई इंडियंस के बाद शायद दूसरा इनका टॉप ऑर्डर होगा इस समय टॉप 4 के अंदर, कि सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिनके टॉप ऑर्डर में बहुत ज़्यादा ही दम है, जो शुरू से ही विस्फोट करने की ताकत रखते हैं मुंबई इंडियंस की तरह। जब मुंबई इंडियंस आती है विस्फोट करती है, वैसे ही इनके टॉप ऑर्डर में वो बात है कि शुरू के 4 बल्लेबाज खूब तेज़ी से रन बना सकते हैं, एकदम वो सामने वाले गेंद किसी भी तरह के गेंदबाज हो उन्हें एकदम रौंद दे सकते हैं। अब वहीं बात करूँ बेंगलोर के, तो बेंगलोर के देवदत्त पड्डीकल आते हैं, अब जोशुआ फिलिप्स को खिला रहे हैं। मुझे देवदत्त पड्डीकल के साथ एक दिक्कत थोड़ी सी लग रही है कि वो सिर्फ पावर प्ले में रन बना सकते हैं। वो जैसे पावर प्ले खत्म होता है वो फिर वो फ्री फ्लो नहीं मार पाते जैसे वो पावर प्ले में मारते हैं। अभी थोड़ा पहला ही सीजन है तो थोड़ा सा इनमेच्योर है, जैसे जैसे खेलेंगे आगे पर क्या कहते हैं वो सीखते चले जाएंगे। पर अच्छी बात यह है कि वो अपने विकेट के लिए थ्रो नहीं करते, वो एक विकेट पर टिके रहते हैं। पर बेंगलोर को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ जो दूसरा प्लेयर है वो थोड़ा सा लंबे हिट्स लगाए। एरन फिंच को खिला रहे थे, फिर उन्होंने जोशुआ फिलिप्स को खिलाया। यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि इस मैच में वो एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं या यंग टैलेंट के साथ जाते हैं। मेरे ख्याल से तो शायद इस मैच में भी जोशुआ फिलिप्स ही खेलेंगे। अगर जो अच्छा नहीं करते तो शायद अगर मैच जीत जाती है तो शायद एरन फिंच की तरफ दोबारा चले जाएंगे, तो यहाँ पे जोशुआ फिलिप्स के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 मैचों में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी। पिछले मैच थोड़ा सा जरूर अच्छा नहीं रहा, पर हर मैच में हर बल्लेबाज तो अच्छा नहीं कर सकता ना, तो वो अच्छा करेंगे शायद इस मैच के अंदर, हमें उम्मीद करते हैं। और देवदत्त पड्डीकल के उम्मीद होगी वो लंबे हिट्स ना लगाए पर एक छोटे से विकेट को पकड़े रहें, ताकि सामने वाला बल्लेबाज बेफिक्र होकर खेल सके। फिर आएंगे विराट कोहली, और विराट कोहली को इस बार विराट पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो विराट पारी नहीं खेल पाते तो उनकी टीम मझधार में फंस जाएगी। हमने देखा विराट कोहली को थोड़ा सा शुरू में बीच में फॉर्म उनकी अच्छी थी, इधर से 2-3 मैचों से उनकी फॉर्म गिर रही है थोड़ी सी, पर उन्हें इस डू और डाई मैच में एक विराट पारी खेलनी ही पड़ेगी, तभी उनकी टीम का कल्याण हो सकता है, नहीं तो उनकी टीम का थोड़ा सा मैच जीतना मुश्किल रहेगा। उसके बाद आते हैं विश्व के सबसे बढ़िया T20 के बल्लेबाज AB डिविलियर्स, और डिविलियर्स को भी एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। डिविलियर्स को विराट कोहली को सोचना पड़ेगा डिविलियर्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, और जो नंबर 4 पे खिलाया उन्हें कभी कभी देखते हैं कि वो कोई लेग स्पिनर आता है तो वो उन्हें नंबर 5-6 पे ढकेल देते हैं। चाहे राशिद खान बहुत बढ़िया बॉलर है सामने वाली टीम में, तो क्या उनके डर से उन्हें पीछे ना खिलाए, क्योंकि वो डेविड डिविलियर्स ऐसे बल्लेबाज हैं किसी भी टीम के सामने, किसी बल्ले के सामने अगर वो उनके पास फॉर्म है तो कहीं भी छक्के मार सकते किसी भी बॉलर को किसी भी ग्राउंड पे। तो विराट कोहली को समझना पड़ेगा, उसे नंबर 4 पे खिला रहे हैं, 2-3 मैच देख रहे हैं, तो उन्हें खिलाना ही चाहिए, उन्हें हटा नहीं सकते नंबर 4 से। और देखना चाहिए कि उन्हें पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, ऐसा नहीं है कि ऊपर से एकदम से 2-3 विकेट धड़ाधड़ गिर जाए, फिर सारा प्रेशर डिविलियर्स के ऊपर आ जाए कि बस उन्हें ही रन मारना है, और उस चक्कर में वो अपना विकेट गवा दे। विराट कोहली को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा।
रखते हैं और थोड़ा सा बेबाक अंदाज में खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम विराट कोहली देखते हैं थोड़ा सा समय लेते हैं ज़्यादा ही टिकने के लिए, पर नहीं, उन्हें आज बेबाक अंदाज में बिल्कुल खेलना पड़ेगा। तो अगर दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर देखें तो मुझे सनराइज हैदराबाद का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी लग रहा है, पलट झुकाव ज़्यादा लग रहा है बेंगलोर से। यहाँ पे बेंगलोर को थोड़ा सा अपना टॉप ऑर्डर और थोड़ा विस्फोट करने की ज़रूरत है। मिडल ऑर्डर की बात करें तो दोनों टीमों के मिडल ऑर्डर में कुछ ज़्यादा खास एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है। एक तरफ विजय शंकर आएंगे, फिर पीरम गर्ग आएंगे, फिर अब्दुल समद हैं। अब्दुल समद या अभिषेक समद दोनों में से कोई एक खेल रहे हैं, यही है। और फिर देखते हैं तो विजय शंकर अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं, हमने देखा बैटिंग करी है उन्होंने। एक मैच में देखा था हमने कि 50 बनाई थी मनीष पांडे के साथ, तो काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी। शुरू में थोड़ा समय ले, बाद में उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी, फ्री फ्लो। पीरम गर्ग भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं, पर एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। फिर शायद अभिषेक अब्दुल समद आते हैं या जेसन होल्डर आते हैं, ये थोड़ा सा डाउट है, मुझे थोड़ा उतना याद नहीं है। पर दो भी अगर जेसन होल्डर आ जाए तो उनके पास वो काबिलियत है कि लंबे लंबे हिट्स लगा सकते हैं, और शायद एक दो मैच में लेग मैच में लगाए, उन्होंने 4 छक्के लगाए भी हैं और फिनिश किया था मैच को। तो ये अच्छी बात है बेंगलोर के हैदराबाद के लिए कि उनके पास जेसन होल्डर जैसा एक बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेता है। और वही बात करें बेंगलोर की तो उनकी तरफ है वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और क्रिस मॉरिस। शिवम दुबे अच्छे खासे हिट्स लगा सकते हैं, हमने देखा है कि पिछले मैच में उन्होंने कुछ हिट्स लगाने की कोशिश करी थी और लगाए भी थे हिट्स। सुंदर भी बैटिंग कर लेते हैं अच्छी खासी, पर यहाँ पे मेन भार रहेगा क्रिस मॉरिस के ऊपर, क्योंकि जितना बड़ा वो नाम है उतना बड़ा उन्हें काम करके दिखाना पड़ेगा इस मैच के अंदर। क्योंकि क्रिस मॉरिस हमने बहुत मैचों में देखा है कि बहुत लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं किसी भी बॉलर के सामने, लास्ट में आते एकदम पूरा फायर करते हैं। तो उन्हें वो एक बार फिर से फायर पारी अपनी खेलनी पड़ेगी हैदराबाद के बॉलरों के सामने, क्योंकि हैदराबाद की बॉलिंग लिमिटेड है, 5 बॉलर लेके खेलते हैं, पर वो बिल्कुल जैसे परफेक्ट 5 बॉलर लेके खेलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से खोट नहीं है उसके अंदर, कोई बिल्कुल परफेक्ट ही रहते हैं वो 5 के 5 बॉलर। तो क्रिस मॉरिस को यहाँ पे खेलना पड़ेगा। बाकी शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर को भी लंबे लंबे हिट्स लगाने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए। और स्पिनर्स की बात करें तो दोनों टीमें बढ़िया स्पिनर्स हैं, एक तरफ है वॉशिंगटन सुंदर तो दूसरी तरफ है राशिद खान। वैसे तो उनकी टीम में एक ही स्पिनर्स ही है, राशिद खान है, पर यहाँ पे 2 वॉशिंगटन सुंदर और युजवेंद्र चहल। चहल ने इस साल बहुत बढ़िया स्पिनर्स बॉलिंग करी है, इस साइड टॉप 5 में वो इकलौते ऐसे स्पिनर्स हैं विकेट लेने की रेस में जो टॉप 5 में है। तो चहल का हमें पता था फॉर्म बहुत बढ़िया है। बाकी दोनों के दोनों ही पावर प्ले में बॉल डालते हैं, दोनों के दोनों पावर प्ले में विकेट भी चटकाते हैं। खासकर सुंदर का इस्तेमाल मुझे लगता है कभी कभी विराट कोहली ना ढंग से कर नहीं पाते, कभी उन्हें वो पावर प्ले में बॉलिंग देते हैं, कभी पावर प्ले में बॉलिंग देते नहीं है। तो देखना पड़ेगा उन्हें एक उनका रोल डिफाइन कर दे कि आपको यहाँ पे बॉल डालनी ही डालनी है, इस आप आओगे चाहे दूसरा बॉल डालो चाहे तीसरा बॉल डालो, आपको पावर प्ले के अंदर डालना पड़ेगा। आपको अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने देखा कई मैचों में बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, पर विराट कोहली थोड़ा सा डर जाते हैं, कभी कभी सामने बल्लेबाज ऐसा होता है। पर जो अच्छा गेंदबाज होता है वो हमेशा ही अच्छा रहता है किसी भी मैदान के ऊपर, किसी भी प्लेयर के सामने। बहुत, क्योंकि राशिद खान को हमने देखा है कि किसी भी प्लेयर के सामने आप डलवा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सामने क्रिस गेल खड़े हो, चाहे वो AB डिविलियर्स खड़े हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे धोनी हो, कोई भी प्लेयर हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आते हैं एक बढ़िया बॉल डालते हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन खड़ा है। तो सामने टीम में एक राशिद खान है, ये एक एक्स फैक्टर है हैदराबाद की टीम में, क्योंकि राशिद खान का जब दिन चलता है तो वो सामने वाली टीम को एक तरफा ही हरा देते हैं। और बहुत मैचों में देखा है हमने कि एक ही ओवर में 2 विकेट, 1 विकेट, और जहाँ क्रूशियल मूवमेंट पर आके विकेट चटका देते हैं वहाँ बिल्कुल ढहसी जाती है सामने वाली टीम। तो राशिद खान से बच के रहना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो चहल भी उस बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, पर गेंदबाज है, पर राशिद खान थोड़ा सा अलग लेवल के हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है चहल से, और हमने देखा कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अब तो उन्होंने फॉर्म पकड़ लिया तो बहुत बढ़िया ही बॉलिंग डाल रहे हैं। और फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो पिछले मैच में बेंगलोर के पास एक और स्पिनर से शहबाज नदीम है यार, 2 ऐसे थे, मुझे कन्फ्यूजन में रहता हूं मैं। तो यही एक प्लेयर, क्योंकि पिछले मैच में नवदीप सैनी अनफिट तो उनकी जगह खेले थे। अब इस मैच में देखना होगा कि नवदीप सैनी फिट है कि नहीं। अगर वो अनफिट रहते हैं तो फिर वो अपने स्पिनर के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर फिट हो जाते हैं तो ये बेंगलोर के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे तो नदीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, पर जो नवदीप सैनी डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, वो एक एक्स फैक्टर रहते हैं हमेशा के लिए, उनका रफ्तार है, शुरू में बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो इनका नवदीप सैनी है, क्रिस मॉरिस है और इसरू डाना है। और फिर कभी कभी उठते हैं, वैसे तो उसका शिवम दुबे का उपयोग कम करते हैं या बहुत कभी कभी करते हैं। अच्छी बात है, अगर आपके 5 बॉलर 6 बॉलर अच्छे डाल रहे हैं तो आपको अपने 7वें बॉलर की तरफ जाना नहीं चाहिए या 6ठे बॉलर की तरफ। तो यहाँ पे क्रिस मॉरिस जब से आए, जब से इम्प्रेस काफ़ी अच्छा किया है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जब से उन्होंने बेंगलोर की टीम में आए हैं। शुरू से ही वो अच्छी विकेट, जहाँ पे विकेट लेने की जरूरत है वहाँ विकेट लेते हैं, और जहाँ पे रन बनाने की जरूरत है रन भी बनाते हैं। तो क्रिस
क्रिस मॉरिस ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी है अभी तक। अब वहीं बात करें इसरो डाना को एक आध मैच में ड्रॉप किया गया था, पर दोबारा खिलाया गया क्योंकि वो पता है कि वो बहुत बढ़िया बॉलर है, T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है, इस वजह से उन्हें खिलाया गया है और उन्होंने वो काम भी करके दिया है। वो बहुत ज़्यादा रन नहीं खाते और विकेटें भी अच्छे मोमेंट्स पे निकाल के देते हैं। तो बाकी करें नवदीप सैनी की बात, तो नवदीप सैनी तो उनके गंदे बॉलर है इस समय, सबसे मेन बॉलर उनके वही है जो शुरू में डालते हैं बॉल, लास्ट में डालते हैं। कभी कभी लगता है कि वो थोड़ा सा महंगे साबित हो जाते हैं क्योंकि इस समय ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर अच्छे बॉलर से हम जानते हैं कितने बढ़िया बॉलर डालते हैं। अगर डेथ में अगर वो 5वें 6वें नंबर के बल्लेबाज उनके सामने बैटिंग करा तो वो नहीं मार पाएगा, उन्हें मारने के लिए भी सेट बैट्समैन चाहिए जो उन्हें लंबे लंबे हिट्स लगा सके। तो ये अच्छी बात है बेंगलोर के लिए क्योंकि एक ऐसे बॉलर्स हैं। वहीं बात करें बेंगलोर हैदराबाद की, तो हैदराबाद के पास संदीप शर्मा है, टी नटराजन है, संदीप शर्मा, टी नटराजन और जैसन होल्डर हैं। सर एक बॉलर और उनकी टीम में, जैसन होल्डर हो गए, टी नटराजन हो गए, संदीप शर्मा हो गए, एक बार मुझे याद नहीं आ रहा, चलो अभी याद आएगा तो बता दूंगा आपको मैं। और सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है संदीप शर्मा ने, बहुत ज़्यादा ही इंप्रेस किया है। संदीप शर्मा की बात करें तो संदीप शर्मा ने जिस तरह से बॉलिंग करी, बॉल उनके मतलब स्विंग हो रही है, इनसाइड आउटसाइड, मतलब दोनों तरफ से स्विंग कराते हैं। और पिछले मैच में तो बेंगलोर को ही हरा के आए पिछले मैच में वो, और बेंगलोर के सामने ही दोबारा उनका क्वालिफायर है। तो इससे ये मुकाबला इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, बेंगलोर को ही हरा के आया, बेंगलोर के सामने ही आपका मुकाबला हो। नहीं बेंगलोर को हरा के नहीं, बेंगलोर को हराया है उन्होंने मैच में, बेंगलोर हरा के नहीं, बेंगलोर को हराया मतलब तो जो उन्होंने 3 टीम को हराया है टॉप के, उसमें जो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, बेंगलोर तीनों ही इसमें टेबल के टॉप 4 में है और वो उन तीनों को ही हरा के हैदराबाद आए हैं। और जो पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग करी थी मुंबई इंडियंस के सामने, बहुत बढ़िया इन स्विंग आउट स्विंग, मतलब सारे प्लेयरों को मतलब बहुत परेशानी के सामने करना पड़ा था उनके सामने। फिर डेथ में विकेट लेके दी संदीप शर्मा, इसमें बहुत बढ़िया भुवनेश्वर कुमार का बिल्कुल परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिला है इस समय हैदराबाद को। फिर जैसन होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमने देखा बहुत कहाँ कारण प्लॉट ने एक छक्का मारा था, उसके बाद अगले गेंद पर उन्होंने क्या बढ़िया बॉल आई, हल्की से अंदर बॉल आए और विकेट क्लिक बोल्ड हो गए, बिल्कुल बीट हो गए वो। तो बहुत बढ़िया बॉल डाले जैसन होल्डर भी। और टी नटराजन तो है हमारे एक यॉर्कर स्पेशलिस्ट, उनसे बड़े डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट तो एक बुमराह है जो डालते नहीं उतनी, पर इस साल तो सबसे ज़्यादा बॉल डाली है टी नटराजन ने यॉर्कर्स। तो उनका अगर आपके पास कोई 6 के 6 यॉर्कर फेंक सकता है लास्ट ओवर में आके, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है आपके पास, क्योंकि यॉर्कर पे शॉट्स लगते नहीं हैं। हमने कितना ही बढ़िया बल्लेबाज हो, यॉर्कर पर कोई छक्का नहीं मार सकता, बहुत रेयर केस में देखा मैंने MS धोनी को मारते हुए, उसके अलावा उनके अलावा शायद किसी को याद नहीं है कि वो छक्का मार सके। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि उनके पास एक टी नटराजन जैसा बॉलर है। फिर खलील अहमद है यार, कौन है याद नहीं आ रहा एक बॉलर मेरे को, कोई नहीं याद आएगा, कभी मैच देखने याद आएगा मेरे को। दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन करें तो शायद स्पिन में बेंगलोर थोड़ा सा आगे है, पर फास्ट बॉलिंग में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हैदराबाद का पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है फास्ट बॉलिंग के, क्योंकि उनके पास जो फास्ट बॉलर्स हो काफ़ी लय में हो, काफ़ी बढ़िया बॉल डाल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए। मैं थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ जा रहा हूँ कि ये मैच हैदराबाद जीत सकती है। वैसे तो मन तो कर रहा है बेंगलोर की तरफ जाने का, पर मैं जा रहा हूँ हैदराबाद की तरफ। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लास्ट में नोटिफिकेशन घंटी दबाना मत भूलिएगा।